और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। शोपिया के रवलपोरा में शनिवार रात को मुठभेड़ के बाद आतंकियों को घेर उनके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। देर रात तक आतंकियों को सरेंडर करने के प्रयास भी यहां पर जारी थे। दावा किया जा रहा था कि घेराबंदी में जैश ए मोहम्मद का स्थानीय डिविजनल कमांडर विलायत उर्फ सज्जाद अफगानी भी मौजूद है। इसी बीच आज यानी रविवार सुबह सुरक्षा बलों को एक आतंकवादी को ढेर करने में भी सफलता हासिल हुई है। वहीं अफवाहें फैलाने की आशंका से निपटने के लिए प्रशासन ने शोपियां में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार रावलपोरा में गत शनिवार दोपहर बाद स्वचालित हथियारों से लैस आतंकियों का दल यहां पर देखा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सूचित किए जाने पर पुलिस ने सेना की 34 आरआर और सीआरपीएफ की 188वीं वाहिनी के जवानों के साथ मिलकर गांव में तलाशी अभियान चलाया। जवान जब गांव में आगे बढ़ रहे थे तो खेतों के पास एक जगह छिपे आतंकियों ने घेराबंदी तोड़ भागने का यहां पर प्रयास किया। उन्होंने जवानों पर गोली भी चलाई। जवानों ने जवाबी फायर किया और उसके बाद गांव में मुठभेड़ शुरू हो गई। इस बीच बड़ी खबर डोईवाला से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत डोईवाला पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ ही तमाम किसानों ने यहां पर नरेश टिकैत का स्वागत किया है। आपको बता दें कि डोईवाला महापंचायत में भारी संख्या में यहां पर किसान भी मौजूद रहे थे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं डोईवाला से, जहां पर महापंचायत को लेकर यहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत पहुंचे थे। यहां पर भारी संख्या में किसानों ने पहुंचकर वहां पर नरेश टिकैत का स्वागत भी किया, जिसके बाद महापंचायत की गई है। और साथ ही यहां पर भारी संख्या में किसान के साथ साथ लोगों ने यहां पर महापंचायत में शिरकत की है। तो लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन देश भर में किसानों की तरफ से चल रहा है। इसी को लेकर लगातार महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। अब ऐसे में डोईवाला भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए हैं। वहां पर महापंचायत में शिरकत करने के लिए वो पहुंचे थे, जहां पर किसानों ने भारी संख्या में उनका स्वागत किया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको डोईवाला से दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर भारी संख्या में किसान यहां पर मौजूद हैं। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। नारेबाजी इन किसानों की तरफ से की जा रही है। साथ ही कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार यहां पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर विवादित याचिका मामले में शिया समुदाय ने वसीम का पुतला फूंका है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं यहां पर लखनऊ से, जहां पर वसीम रिजवी का यहां पर विवादित याचिका को लेकर शिया समुदाय ने ही पुतला फूंक डाला है। विरोध प्रदर्शन के बाद वसीम रिजवी का यहां पर पुतला जलाया गया। भारी नारेबाजी के बीच यहां पर लोगों ने वसीम रिजवी का पुतला फूंका है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बाजार खाला थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर वसीम रिजवी ने कुरान की आयतों को लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद से ही लगातार वसीम रिजवी का विरोध यहां पर किया जा रहा है। अब ऐसे में वसीम रिजवी का यहां पर पुतला फूंका गया है। शिया समुदाय के लोगों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए यहां पर वसीम रिजवी का पुतला फूंका है। इस बीच बड़ी खबर बदायूं से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने फरियाद करने आई महिलाओं को डांट लगाई है। बताया जा रहा है कि महिला को डांटने का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही कार्यक्रम में फरियाद लेकर पहुंची महिला को मंत्री जी ने यहां पर जमकर फटकार लगाई है। आपको बता दें कि श्रम विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस व्यवहार की लगातार आलोचना भी हो रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं बदायूं से,
जहां पर कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की यहां पर वीडियो लगातार वायरल हो रही है। फरियाद करने एक महिला को यहां पर कैबिनेट मंत्री ने डांट फटकार दिया था, जिसके बाद से ही लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लगातार कैबिनेट मंत्री की आलोचना भी की जा रही है। वहीं बलिया में सपा के वरिष्ठ नेता बंशीधर यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर वर्तमान सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। बंशीधर यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हर मोर्चे पर सरकार फेल हो रही है। साथ ही कहा कि यहां पर पूंजीपतियों के लिए बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं को नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन सरकार युवाओं को नौकरी देने में भी पूरी तरह से असफल साबित हुई है। महंगाई दिनों सुरसा की तरह मुंह पर खड़ी हो रही है। बेरोजगारी का जो आलम है, भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ हर साल रोजगार और नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई लोगों को बहकार करके आज स्थिति है कि छात्र नौजवान सारा कुंठा के शिकार हैं, किसान मर रहे हैं। अन्नदाता इतने दिनों से 105 दिन हो गया अन्नदाता अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरना पर हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, जो पूंजीपतियों की गोद में बैठी हुई सरकार, किसानों, नौजवानों, छात्रों, व्यापारियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार से विकास गति तेज होगी। आज देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, चारों तरफ यह सरकार हर मोर्चे पर फेल। इस बीच बड़ी खबर जांजगीर चांपा से सामने आ रही है, जहां पर बैंक की नई बिल्डिंग में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने यहां पर बैंक में आग लगाई है, जिसकी संभावना यहां पर जताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और साथ ही यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि जांजगीर के गांधी चौक के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बैंक की नई बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि यहां पर असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाए जाने की संभावना भी जताई गई है, जिसके बाद सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। भीषण ये आग लग गई थी, बैंक की ये बिल्डिंग थी जिसमें ये भीषण आग लगी थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगाने की यहाँ पर संभावना भी जताई गई है, जिसके बाद से ही लगातार लोग यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सूचना पाकर मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची, जिसके बाद इस भीषण आग पर काबू पाने का प्रयास यहाँ पर लगातार उनकी तरफ से किया गया है। इस बीच बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान सामने आ रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को अपराधियों को संरक्षण देने वाला यहां पर उन्होंने नेता बता दिया है। उनका कहना है कि मुलायम के बेटे ने ना होते तो यहां पर जिला पंचायत का चुनाव भी न जीत पाते अखिलेश यादव। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ा बयान यहां पर बीजेपी सांसद ने दिया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर। उनका कहना है कि यहाँ पर अपराधियों को यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। साथ ही उनका कहना है कि अगर अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटे नहीं होते तो जीत पाना उनका बेहद मुश्किल होता। कन्नौज के ठठिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा बयान बीजेपी सांसद की तरफ से दिया गया है। क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, अखिलेश जी से तो बहुत अच्छा जानते हैं। योगी जी एक साधारण गरीब परिवार में पैदा हुए और बगैर किसी संरक्षण के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अखिलेश यादव यदि मुलायम सिंह जी के बेटे नहीं होते तो मुख्यमंत्री तो छोड़ दो, शायद किसी जिला पंचायत के सदस्य भी नहीं। अखिलेश जी का सर कहना है कि अगर आपको अपना नाम चेंज कराना है तो योगी जी के पास जाइए, जैसे उन्होंने 100 नंबर को 112 कर दिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? और अखिलेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। अखिलेश जी का भी नाम अखिलेश था, उनका नाम अखिलेश कर दिया है।
समाजवादी पार्टी गुंडों के साथ है, गुंडों के संरक्षक है और आजम खान से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। निश्चित रूप से आजम खान ने सत्ता रहते हुए सत्ता की ताकत के ऊपर वहाँ गरीबों की जमीनों के ऊपर कब्जा किया है और उस कब्जे के कारण से आज उनके ऊपर तमाम सारे मुकदमे लगे हैं। जिस प्रकार से अत्याचार वहाँ के लोगों के ऊपर करते थे, लोग अभी तक भूले नहीं है। वैसे इस अत्याचारी का समर्थन अखिलेश कर रहे हैं, तो ये उनका चरित्र। इस बीच बड़ी खबर कासगंज से है, जहां पर प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कासगंज पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि पटियाली क्षेत्र के ग्राम अठूपुरा में समाजसेवी केपी सिंह की बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए यहां पर शिवपाल सिंह यादव पहुंचे। शाम 5 बजे शादी समारोह में यहां पर शिवपाल सिंह यादव हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही शिवपाल सिंह यादव 15 मार्च को समाजसेवी केपी सिंह की बेटी की शादी में शिरकत करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कासगंज से, जहां पर प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। 15 मार्च को शादी समारोह में शिवपाल सिंह यादव यहां पर शिरकत करेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि समाज सेवी केपी सिंह की बेटी की शादी है 15 मार्च को, जिसमें शिरकत करने के लिए प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव कासगंज पहुंचेंगे। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी पंचायत चुनावों में इस बार लखनऊ में 14 मतदान केंद्र और 28 बूथ बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि कई बूथों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए इसके पूर्व 226 मतदान केंद्र और 1748 बूथ निर्धारित किए गए थे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से। पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि चुनावों को लेकर इस बार लखनऊ में 14 मतदान केंद्र और 28 बूथ बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। तो इसको लेकर ये अहम और बड़ा फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए इसके पहले 626 मतदान केंद्र थे और साथ ही 1748 बूथ पहले निर्धारित किए गए थे, जिसकी संख्या अब बढ़ा दी गई है। लखनऊ में 14 मतदान केंद्र और 28 बूथ यहां पर बढ़ाए गए हैं। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें कि यूपी सरकार ने प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान को और तेज करने का यहां पर निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि अब सीएचसी, पीएचसी और मंडलीय संयुक्त चिकित्सालयों पर भी सप्ताह में 6 दिन टीकाकरण किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। अभी तक इन अस्पतालों में सिर्फ 3 दिन ही टीकाकरण किया जाता था, जिसके बाद एक सप्ताह में 6 दिन टीकाकरण करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत 15 मार्च से टीकाकरण होना है। अभियान को ये तेज करने को लेकर ये अहम फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। तो लगातार टीकाकरण को लेकर अहम फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। लगातार अब देश भर में कोविड के संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अब अहम फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है। टीकाकरण को तेजी देने के लिए, गति देने के लिए यहां पर एक सप्ताह के अंदर 6 दिन टीकाकरण करने की यहां पर निर्देश यहां पर जारी कर दिए गए हैं। वहीं पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने शनिवार को कोसी रेल, सुपौल, सरायगढ़, निर्मली, झांझरपुर रेलखंड का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि 1934 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद निर्मली सरायगढ़ रेलखंड बंद पड़ा था। शनिवार को इसे फिर से रेल लिंक से जोड़ा जाएगा। सरायगढ़ रेलखंड रेल लिंक होने से कोसी और मिथिलांचल के लोगों का यहां पर सालों पुराना सपना अब पूरा हो सकेगा। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि राजधानी के 6 आयुर्वेदिक अस्पतालों में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी के 38 चिकित्सालयों में से पहले चरण में 6 में वेलनेस सेंटर शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। योग प्रशिक्षक और सहायक नियुक्त करने की यहां पर प्रक्रिया
शुरू कर दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। योग प्रशिक्षक को 8,000 और सहायक को 6,000 रुपए प्रति महीने यहां पर मानदेय दिया जाएगा। साथ ही चयनित अस्पतालों में सुबह और शाम को योग, प्राणायाम सहित अन्य गतिविधियों का भी संचालन शुरू कर दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको लखनऊ से, जहां पर अब राजधानी के 6 आयुर्वेदिक अस्पतालों में वेलनेस सेंटर खोलने को लेकर अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि राजधानी में अब 38 वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें चिकित्सालयों में से पहले चरण में 6 में वेलनेस सेंटर शुरू करने की अब तैयारियां कर दी गई हैं। योग प्रशिक्षक और सहायक नियुक्त करने की भी यहां पर अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं बिहार के कटिहार में शराब स्पेशल खोजी डॉग स्क्वाड टीम ने 100 लीटर शराब खोज निकाली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ यहां पर शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद शराब प्रशिक्षित खोजी कुत्ता रानी घाट पहुंचा था, जहां पर उसने शराब खोज निकाली। पुलिस का कहना है कि स्पेशल शराब को खोज निकालने वाला खोजी कुत्ता छुपे पड़े शराब को यहां पर खोज निकालता है। साथ ही ये पूरा मामला आपको बता दें कि कोड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा थाना में रानी घाट है, जो टाउन से सटा हुआ है, लेकिन इंटीरियर है, नदी के उस साइड है। तो वहाँ का पहले भी छापड़ी हुई थी, कई बार छापड़ी। उसी में कल हमारे आईजी साहब के यहाँ जो डॉग स्क्वाड है, उसके माध्यम से शराब की लगभग 100 लीटर बरामदगी हुई है और उसमें 2 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है और उन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पहले भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो शराब बंदी को लेकर सरकार काफी संकल्प है और उसी के तहत हम लोग उनके निर्देशानुसार हम लोग कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर बस्ती से सामने आ रही है। आपको बता दें कि पीएफआई सदस्य मोहम्मद राशिद को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का राशिद अहमद पर आरोप है, जिसको लेकर अब बड़ी सफलता यहां पर एसटीएफ की टीम ने हासिल की है और साथ ही गिरफ्तारी यहां पर एसटीएफ की टीम की तरफ से कर ली गई है। आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम ने बस्ती रेलवे स्टेशन से राशिद को गिरफ्तार किया, जिसके बाद सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ कस्बे का ये राशिद रहने वाला बताया जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी भी मामले की लगातार जांच पड़ताल कर रही थी, जिसके बाद अब एसटीएफ की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आतंकी गतिविधियों में शामिल आरोपी राशिद अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि बांग्लादेशी बाप और बेटे को कोर्ट में पेश किया गया है। बताया जा रहा है सहारनपुर से रोहिंग्या पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया गया था। उमर मोहम्मद तनवीर फर्जी आईडी बनाकर सहारनपुर में ये रह रहे थे, जिसके बाद यहां पर कोर्ट में इन दोनों बाप और बेटों को पेश किया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया है। एटीएस ने दोनों के रिमांड के लिए अर्जी डाली थी, जिसके बाद कोर्ट में पेशी के बाद दोनों बाप बेटों को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि एसटीएफ की अर्जी पर सोमवार को कोर्ट अब सुनवाई करेगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर बांग्लादेशी बाप और बेटे को कोर्ट में यहां पर गिरफ्तार कर पेश किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों रोहिंग्या पिता और पुत्र सहारनपुर रह रहे थे, जहां से गिरफ्तारी इनकी की गई है। बताया जा रहा है कि फर्जी आईडी बनाकर ये दोनों रोहिंग्या बाप बेटे सहारनपुर में रह रहे थे। इसके बाद सहारनपुर से इनकी गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया गया और साथ ही कोर्ट ने दोनों रोहिंग्या बाप बेटे को जेल भेज दिया है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद के मामले में एक महिला को गोली मारने का मामला सामने आया है। घर में घुसकर महिला के पीठ
पे यहां पर गोली मारी गई है, जिसकी आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीण पहुंच गए और साथ ही ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़कर जमकर उसके साथ मारपीट की है। सूचना पाकर मौके पर भी पुलिस पहुंची और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा बरामद कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। थाना हसनगंज क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर एक महिला को घर में घुसकर गोली मारी गई। वहीं आपको बता दें कि गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आरोपी को पकड़कर जमकर उसके साथ यहां पर मारपीट की गई है। बताया जा रहा है घायल महिला को पुलिस ने फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया है। सूचना मिली है कि मदेगंज चौकी के पास एक महिला को गोली मारी गई है। मौके पर उस लड़के को पकड़ भी लिया गया था, जो कि अब हमारी कस्टडी में है। महिला की उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष के बीच की है, जिनका नाम रौनक है। रौनक वाइफ ऑफ साबिर, ये मदेगंज की निवासी हैं। महिला को तुरंत ट्रॉमा सेंटर भिजवा दिया गया है। जो लड़का है जिसने गोली मारी है, उसकी उम्र लगभग 26 साल है। इनका नाम है कलाम सन ऑफ गुड्डू उर्फ ताहिर, निवासी है ये मलिहाबाद का। लोगों को सूचना। वहीं अमेठी के ग्राम निजामुद्दीनपुर में अज्ञात कारणों से एक घर में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने से 3 घर और एक भैंस आग की चपेट में आ गई। आपको बता दें कि आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया था, जिसके बाद आनंद फानन में घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। वही जानकारी पाकर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो आपको बता दें कि अज्ञात कारणों के चलते 3 मकानों में यहां पर आग लगने का मामला सामने आया है, जिसकी चपेट में एक भैंस भी आ गई थी और बुरी तरह से ये भैंस भी झुलस गई है। बताया जा रहा है कि अभी तक आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर इस भीषण आग पर काबू पा लिया है। ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने देर रात मोबाइल स्नैचर और साथ ही वाहन चोर के गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने 14 चोरी के मोबाइल, एक बाइक, 2 चाकू और एक तमंचा सहित एक जिंदा कारतूस बरामद की है। साथ ही मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बदमाश सुनसान एरिया में लोगों को अकेला देखकर उनसे मोबाइल लूटने और साथ ही वाहनों की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। तो आपको बता दें कि यहां पर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि मोबाइल स्नैचिंग और साथ ही वाहन चोरी का ये तीनों आरोपी काम किया करते थे, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कई वारदातों को भी ये तीनों आरोपी अंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद पुलिस ने कई हथियार इनके पास से बरामद किए और साथ ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। 14 चोरी व लूट के मोबाइल, तमंचा, कारतूस, चाकू बरामद किया गया है। इनके ऊपर पहले से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके हैं, अन्य थानों से भी इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड पता किए जा रहे हैं। सभी मोबाइल्स को उनके ओनर का पता किया जा रहा है कि कहां से चोरी व लूट किए गए हैं, सभी को कनेक्ट किया जा रहा है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नोएडा के थाना फेज 3 पर नोएडा सफाई कर्मियों ने जमकर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि बहलोलपुर गांव बुजुर्ग के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ने बेरहमी से मारपीट की थी, जिसके बाद सफाई कर्मियों ने थाना फेज 3 का घेराव कर यहां पर जमकर हंगामा किया और साथ ही न्याय की मांग की है।
वहीं यूपी के प्रयागराज में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने युवती की मां के साथ जमकर मारपीट की, जिसके चलते युवती की मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं आनन-फानन में अस्पताल में महिला को भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि घायल महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर सुरक्षा की मांग की है। साथ ही मामले को लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस 6 लोगों की तलाश भी अभी कर रही है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच के जो लोग नामजद थे उसकी FIR की गई और उन 3 लोगों को जिनकी पहचान हो गई थी उनकी गिरफ्तारी की गई और अन्य लोग जो पूछताछ से प्रकाश में आए उनसे पूछताछ की जा रही है। एविडेंस कलेक्ट करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये बलवा का केस था और इसमें एक महिला की मृत्यु हुई है। एक संवेदनशील घटना है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँच के जो लोग उत्तर प्रदेश की सरकार भले ही गरीबों और मजलूम बेबस लोगों को सहायता देते हुए आगे बढ़ाने की बात करती हो, लेकिन उनकी पुलिस गरीबों को कुचलने में लगी हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण अमेठी जनपद में देखने को मिला है, जहां हमेशा विवादित और बहुचर्चित थाना क्षेत्र जामो के कटारी गांव में रहने वाले एक परिवार का पड़ोस के दबंग किस्म के लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसका मामला कई बार पुलिस के सामने भी आ चुका है। पुलिस पर हर बार दबंगों का ही साथ देने का यहां पर आरोप लगाया गया है, जिसके चलते गरीब परिवार पीड़ित और परेशान हैं। इसी मामले को लेकर पिछले 2 दिन से यहां पर 11 मार्च यानी कि तारीख की शाम को दबंगों ने विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का भी इन पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है। हमारे पिता की धमकी दी थी, अंगनू तिवारी हमारी जमीन कब्जा कर ले रहे हैं 12 बजे रात की। अमन तिवारी, अंगनू तिवारी, अनुपम तिवारी। अभी इसकी सूचना आपने थाने पे दी थी? जी। तो क्या कार्रवाई हुई इस पे? 3 दिन हुआ बैठाए रहे, कुछ नहीं करें। तो अभी 2-3 दिन पहले रात में इनकी जो हमारे दीवार के बाद में इनकी सट के दीवार थी उसको ये गिरा दिए। उसके बाद ईंटें भी इनके उठा ले गए और उस पर मिट्टी उट्टी डाल के इनके पूरे मकनवा पे जो है कब्जा कर ले। जब ये इसकी सूचना गांव के किसी ने मतलब बाई फोन इनको दिया, ये आके सुबह इनसे कहने लगी, तो घर के इनके पूरे लोग अपना इकट्ठा होकर गाली गलौज मारपीट की धमकी देने लगे। देखिए, ये आज समाधान दिवस जैसा देख रहे हैं आप चल रहा थानों पर। इसी के दौरान एक प्रकरण आया था कटारी गांव का। इसमें हमारे तहसीलदार साहब और SHO जामो यहाँ साथ में गए थे, ज्वाइंट टीम गई थी और इन्होंने मौके पर जाकर जाँच किया है और इसमें नियमानुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।